नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास क्राइम शो हवालात और मैं हूं आपके साथ याशिका। हम यहां खोलते हैं जुर्म की वो परतें जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती है। यहां हर कहानी सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि एक सनक भी होती है, क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे छिपा रह गया। तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि अब उठेगा हर रात से पर्दा। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हंसते खेलते घरों को उजाड़ने का हथियार भी बन गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने इंस्टाग्राम वाले इश्क के चक्कर में 7 फेरों की मर्यादा को तार तार कर दिया। पति नागपुर में खून पसीना बहाकर पैसे कमाता रहा और यहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर को लूट लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सावधान, मोबाइल कहीं आपका घर तो नहीं उजाड़ रहा। रील्स के चक्कर में बर्बाद हुआ असली संसार। पत्नी ने पति की मेहनत की कमाई पर डाला डाका। देखिए धोखे की डिजिटल दास्तां की पूरी कहानी। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की चार दीवारी के भीतर मोबाइल की स्क्रीन पर चल रही एक छोटी सी रील आपकी पूरी गृहस्थी को राख कर सकती है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों के कत्ल की नई इबारत लिख दी है। यहाँ एक लक्ष्मी घर की लुटेरी दुल्हन बन गई और 7 फेरों के पवित्र बंधन को इंस्टाग्राम के आभासी इश्क की वेदी पर चढ़ा दिया। पति 7 समंदर पार नहीं बल्कि नागपुर की गलियों में खून पसीना बहाता था और यहाँ पत्नी ने अपने डिजिटल प्रेमी के साथ मिलकर पूरे घर पर ही डाका डाल दिया। घटना सीधी जिले के ग्राम कमजी की है। पीड़ित अखिलेश द्विवेदी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने मासूम बच्चों और पत्नी के बेहतर भविष्य के लिए नागपुर में हाड़ तोड़ मजदूरी कर रहा था। उसे क्या पता था कि जिस घर की चाबियां वो अपनी अर्धांगिनी को सौंप कर गया है वही उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख देगी। अखिलेश की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी मोबाइल की रंगीन दुनिया में खो गई। रील्स देखते देखते उसकी दोस्ती अमन शर्मा नाम के एक युवक से हुई और फिर शुरू हुआ वफा के कत्ल का खौफनाक खेल, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आरोप है कि इस लुटेरी दुल्हन ने अपने प्रेमी अमन शर्मा के साथ मिलकर अखिलेश की साल भर की मेहनत की कमाई यानी कि 71,000 रुपए नगद, सोने चांदी के पुश्तैनी जेवर और यहाँ तक कि घर के कीमती बर्तनों पर भी हाथ साफ कर दिया। घर साफ करने के बाद ये कलयुगी पत्नी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब ये बेवफा पत्नी, उसका प्रेमी पीड़ित अखिलेश, अब ये बेवफा पत्नी और उसका प्रेमी अखिलेश और उसके बेकसूर बच्चों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आशियाना भी उजड़ गया और अब जान पर भी बनाई है। मेरी बुआ सास ने मुझे बताया कि अमन शर्मा से मेरी बीवी का, गायत्री द्विवेदी का, तुम्हारी बीवी का अटैच है, संबंध है, नाजायज़ संबंध है। तो मैंने वहाँ से आया और यहाँ बीवी को बोला कि देखा सब सामान गायब है, सामान मेरा घर में चोरी हुआ, गहना गुड़िया सब पूछताछ किया तो बोले कि अमन शर्मा के पास सामान है। फिर इसके बाद हमने बोला कि अमन शर्मा से बात कराए तो अमन शर्मा ने बोला कि 8-10 दिन में सामान देते हैं। 8-10 दिन के बाद पता चला कि वो गायब हो गया बाहर। 2-4 महीने तक हमारी बीवी हमारे साथ थी, आनंद फानंद करती थी। हमने थाने में FIR कराए 2-4 बार। तो वहाँ थाने में पवन सिंह साहब थे। पवन सिंह साहब ने मुझे बोले कि तू ज़्यादा बात करेगा तो तेरे को अंदर कर दूँगा। बीवी को कैसे पाला जाता है, अच्छे से रखा जाता है, रख दो। मैंने उनकी बात को मानते चला गया। फिर धीरे कुछ दिनों के बाद बीवी ने मेरी
10 दिन के लिए बाहर चली गई तो मैंने 185 लगाया। पवन सिंह साहब पुलिस फोर्स आकर के वहाँ गए, लेकर के आए सिहावल से। मुझे थाने में बुलाया गया, मैंने गया, दोनों बच्चों को लेकर के, बीवी को लेके आया घर में। धीरे धीरे ये हुआ कि चलो हो गया, ठीक है, अच्छे से रहना। उसको अच्छे से क्या रहना था, अच्छे से नहीं रहना था। उन्होंने कुछ दिनों के बाद निकल लिए घर से, पूरे गहना गुड़िया जेवरात के साथ में सब गायब थे पहले से ही। न्याय की गुहार लेकर दर दर भटक रहे अखिलेश ने अब पुलिस अधीक्षक से अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गई है कि क्या सोशल मीडिया की यह आभासी दुनिया अब हमारे असल रिश्तों और नैतिकता को निगलने लगी है। सीधी पुलिस ने अब इन दोनों लुटेरे प्रेमियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि झकझोर देने वाली खबर है, जहां अखिलेश नाम व्यक्ति जो कि कमाने खाने के लिए नागपुर गया हुआ था और कमाने खाने के लिए तिनका पैसा इकट्ठा कर रहा था, जो कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन उसकी पत्नी यहाँ रील देख रही थी और इंस्टाग्राम से एक युवक से प्यार हो जाता है, जहां अमन नाम के लड़के से प्यार होता है और वो इतना प्यार इतना कदर बढ़ जाता है कि एक दिन उसे घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाती है और साथ में गहने जेवर भी लेकर चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है हंसता खेलता परिवार, जहां एक बूढ़ी माँ है और 2 बच्चे हैं। अब इसकी खबर जब अखिलेश को लगती है तो अखिलेश अपने गांव आता है और देखता है तो एकदम बिल्कुल वो लोट कर रोने लगता है। अब यहाँ पूरी जानकारी थाना और जिला अधीक्षक को देते हैं, जहां की पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए भटक रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर अखिलेश को कब तक न्याय मिल पाता है। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया ने आज एक और हंसते खेलते परिवार को जाड़ दिया है। एक मजदूर पति की मेहनत की कमाई पर उसकी अपनी ही पत्नी ने डाका डाल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या रसूख और धमकियों के बीच में इन पीड़ित मजदूरों को न्याय मिल पाएगा? क्या पुलिस प्रशासन इन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज पाएगा? गुनाह कितना भी गहरा दफन क्यों ना हो जाए, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी कातिल को पुलिस ने नहीं बल्कि एक आत्मा ने गिरफ्तार करवाया हो? आपको भी यह सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन अंबिकापुर से एक ऐसा ही रूह कपा देने वाला वाकया सामने आया है। एक दोस्त ने मामूली विवाद में अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, लाश को घर के अंदर दफन किया और घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। कातिल को लगा कि उसने कानून की आंखों में धूल झोंक दिया है, लेकिन वो उस रूह से नहीं बच सका जो उसका साया बनकर उसके पीछे पड़ गई। आखिर एक मोबाइल के विवाद ने कैसे एक खूनी रूप ले लिया? क्या वाकई कातिल को रूहानी साए ने पकड़ाया? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्त का कत्ल और रूह का पहरा, मोबाइल के लिए मौत का खूनी खेल। फर्श के नीचे 10 दिन तक दफन रहा राज, कातिल को सताने लगा रूह का साया। क्या वाकई रूह ने पकड़ाया कातिल? अंबिकापुर के अजीरमा लोहार मोहल्ले से ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को खामोश कर दिया है। वहां की गलियों में ऐसा राज दफन था जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत से दुनिया बेखबर थी। वारदात की पटकथा 24 मार्च की उस काली रात को लिखी गई जब एक मामूली मोबाइल फोन टूटने के विवाद ने सालों पुरानी दोस्ती के सीने में खंजर घोंप दिया। आरोपी मिथिलेश कुजरू ने नशे और गुस्से जुनून में अपने ही यार ब्रजलाल अगरिया के सिर पर डंडे से तबातोड़ वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। कत्ल के बाद शुरू हुआ साक्ष्यों को मिटाने का वो घिनौना खेल, जिसमें मिथिलेश की पत्नी ने भी हमराज बनकर उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर घर के कच्चे फर्श को खोदा और अपने ही दोस्त की लाश को वहां दफन कर उस पर मिट्टी डाल दी। उन्हें लगा कि घर पर ताला लगाकर वो शहर छोड़कर कानून की नजरों से बच जाएगी, लेकिन वो भूल गए थे कि गुनाह की उम्र बहुत छोटी होती है। फरार होने के बाद कातिल मिथिलेश का असली सजा शुरू हुई, जिसे विज्ञान वहम कहे या अंधविश्वास।
लेकिन आरोपी का दावा है कि मृतक ब्रजलाल की रूह का साया उसका पीछा करता था। वो जहां भी जाता था उसे अपने दोस्त की सिसकियां और चीखें सुनाई देती थी, जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। रूहानी खौफ और अपने ही जमीर के बोझ तले दबा मिथिलेश आखिरकार टूट गया और खुद को थाने में जाकर अपनी दरिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया। बुधवार की सुबह जब पुलिस ने मिथिलेश की निशानदेही पर घर की फर्श खोदी तो वहां से बरामद सड़ी गड़ी लाश ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक पड़ोसी जो था, पड़ोसी अपने ही पड़ोसी को घर के अंदर मार के दफना दिया है। इस टाइप का यहाँ वारदात हो गया, काफ़ी दुर्घटनाजनक। कब हुई थी घटना ये घटना भैया पिछले लगभग उसके बताने के अनुसार से कि नवमी के दिन से, लगभग नवमी के दिन का घटना है ये, जिसमें नवमी के दिन ही, मतलब नवमी के लास्ट दिन, जो भी 10वीं नवमी के दिन का उसका है कि नवमी के दिन मेरे घर में आया रात में वो, और मेरे से ये मांगने लगा तंबाकू दो तो ये दो तो वो दो, इस टाइप से। और कुछ लोगों के बीच में हुआ होगा तो शायद डंडा से वो वार कर दिया उसको, और वार करने के बाद उसको जब वो मर गया तो मरने के बाद वो उसको वहीं पे दफना के और घर को ताला वाला बंद करके, और शायद उसकी मिसेज भी कहीं भाग गई और वो भी कहीं भाग गया। काफ़ी इधर उधर घूमा, जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो किसी दोस्तों लोग के साथ दारू वारू पीते हुए फिर अपने बात को ये बताया कि भैया मैं ऐसा ऐसा कांड कर दिया हूँ। तो फिर शायद उसके दोस्त लोग थाना में फ़ोन किए। थाना में फ़ोन करने के बाद फिर थाना वाले उसको बुलाए, फिर वहाँ वो सरेंडर किया। तो क्या पता चल रहा था कि भूत उसकी आत्मा उसके कुछ बोल रही थी, क्या बता रहा? हाँ, उसका जो है बताने के हिसाब से कि जो लड़का था, कोरचोट बोलते थे उसको, कोरलो नाम था। तो कोरलो का जो आत्मा है उसके पीछे पीछे, मतलब हमेशा उसको लगता था कि मेरे पीछे उसका आत्मा, मतलब वो चल रहा है, मेरे पीछे चल रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। काफ़ी जगह वो भागा, इधर गया, वहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन उसको कहीं चैन नहीं मिला। तो फिर लास्ट में वो, उसका कहने के अनुसार से, कि वो आके मेरे से बोलता था कि भाई मेरे को तो तू मार दिया, मेरे को ये कर दिया, लेकिन कम से कम मेरा शरीर को तो अंतिम संस्कार करवा दे, सबको इस टाइप से करके निकलवा दे, मेरे को जो गाड़ दिया है तो मेरे को। कि उसके द्वारा इस तरह का एक मर्डर हो गया है। 24 तारीख को घटना कारित की थी उसने। छोटा विवाद था आपस में, जिसके कारण मोबाइल टूटने के बाद कुछ विवाद हुआ, जिसमें गुस्सा आके हाथापाई में बाद में उसके लाठी डंडे से उसके सिर पे मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो आरोपी ने पूर्व से ही अपने घर में गड्ढा बना रखा था, तो उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया। तो बाद में उसकी पत्नी ने मिलकर, जैसा आरोपी ने बताया, उसकी पत्नी ने मिलकर उसको मिट्टी से ढक दिया। तो सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत मजिस्ट्रेट को, अफसर अधिकारियों को तलब किया गया। तो उनकी मौजूदगी में शव का उत्खनन किया गया। शव को बरामद करके अभी पंचनामा की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने की जा रही है। सर वजह क्या लग रहा है प्राथमिक तौर पर, क्या पता चला? प्राथमिक तौर पर जैसा आरोपी ने बताया, तो उनकी कुछ आपसी वजह थी। जो मृतक था वो घर पे आया आरोपी के, और उसने कहा कि आपको शराब पीने के लिए ऑफ़र किया। उसने मना कर दिया कि नवरात्रि चल रहा है। उस बात पे विवाद चालू हुआ और हाथापाई में मोबाइल टूट गया आरोपी का। तो उस बात से गुस्सा होकर लड़ाई बढ़ गया और उसमें अंततः उसकी मृत्यु हो गई। खुलासा कैसे हुआ, आरोपी कैसे पहुंचा? आरोपी स्वयं से ही रात्रि में गांधीनगर थाना में रिपोर्ट किया था कि इस तरह से उसके द्वारा ये घटना कारित हो गई है, और स्वयं आकर बताया। घटना के बाद बता रहे वो काफी डरा हुआ था, कई तरह के उसके ख्याल आ रहे थे कि आत्मा परेशान कर ली, दफन कर ली, क्या? ऐसे इसकी ख्याल की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा आरोपी ने बताया वो खुद स्वयं आके बताया हमें। आज सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई रूह इंसाफ मांगने वापस आती है, या ये कातिल के भीतर छिपा वो डर था जिसने उसे जिंदा लाश बना दिया था। फिलहाल पुलिस ने कातिल पति पत्नी को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन अंबिकापुर की ये दास्तां समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गई है कि क्या आज के दौर में एक मोबाइल की कीमत किसी की जान से बढ़कर हो गई है। अंबिकापुर में हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। जहां खाने पीने की बात को लेकर हुए विवाद में डंडे से पीटकर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी और उसकी लाश को घर में दफन कर दिया। मामले का खुलासा खुद आरोपी ने थाने पहुंचकर किया है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में कब्र को खोदकर शव को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक और आरोपी के परिजनों और परिचितों ने बताया कि नवरात्रि के समय आरोपी मिथिलेश और मृतक के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने डंडे से वार कर अपने दोस्त की हत्या कर दी
और इतना ही नहीं, अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर में गड्ढा खोदकर दोस्त के शव को दफना दिया, जिसके बाद से आरोपी को मृतक का भूत सताने लगा। पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर आरोपी परिजनों से बात करता था कि उसे उसके दोस्त का भूत दिखाई दे रहा है और अपने शव का अंतिम संस्कार करने की बात कह रहा है, जिसके बाद आरोपी सीधे गांधीनगर थाने पहुंचा और मामले का खुलासा किया। मामले का खुलासा सामने आने के बाद इसकी चर्चा होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्र को खोदकर शव बरामद कर लिया है और आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये पूरा मामला अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भगवानपुर खुर्द का है। कानून की फाइल में ये कत्ल एक केस भर है, लेकिन समाज के लिए एक अनोखी चेतावनी है। एक दोस्त का कत्ल, एक पत्नी की साजिश और एक रूहानी दहशत। इस दास्तान ने साबित कर दिया है कि जुर्म कितना भी गहरा दफन क्यों ना हो जाए, एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। कातिल ने सोचा था कि वो भाग जाएगा, लेकिन वो अपने ही साय से हार गया। अब इस खूनी जोड़े का ठिकाना हवालात है, जहां इन्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। शक की चिंगारी जब नफरत की आग बनती है तो वह अपने और परायों का लहू पीने को तैयार हो जाती है। बिलासपुर के पैडरवा गांव से एक सनकी पति ने अपने ही 2 नाबालिग बेटों के साथ मिलकर मौत का ऐसा तांडव मचाया कि पूरा छत्तीसगढ़ दहल उठा। घर में घुसकर तलवारें चली, चीख पुकार मची और एक बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस खूनी खेल का रिमोट कंट्रोल एक पूर्व सरपंच के हाथों में था। आखिर कैसे उज्जैन में रची गई ये कत्ल की पटकथा और कैसे पुलिस की एक लापरवाही ने हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। देखिए बिलासपुर की ये खूनी दास्तां की पूरी हकीकत। बिलासपुर में रिश्तों का खूनी तांडव, बाप बना जल्लाद, बेटों को बनाया कातिल। उज्जैन में रची गई कत्ल की पटकथा, हंसता खेलता परिवार बना कब्रिस्तान। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र का पैडरवा गांव, जहां बुधवार की शाम ढलते ही सन्नाटा चीखों में तब्दील हो गया। ये सिर्फ 2 पक्षों का विवाद नहीं, बल्कि एक अवैध संबंध के शक में सुलग रही एक ऐसी आग थी जिसने एक हंसते खेलते परिवार को शमशान में तब्दील कर दिया। मुख्य आरोपी सुरेश श्रीवास, जिसके सिर पर खून का जुनून इस कदर सवार था कि उसने अपने ही 2 नाबालिग बेटों के हाथ में कलम की जगह पर तलवारें थमा दी। निशाना था शेख सलीम, लेकिन जब वो घर पे नहीं मिला तो कातिल बाप बेटों ने उसकी 65 वर्षीय बुजुर्ग मां मुराद बेगम पर हमला बोल दिया। तलवारों के तबातोड़ वार ने बुजुर्ग महिला की मौके पर ही जान ले ली, जबकि परिवार के 7 अन्य सदस्य लहूलुहान होकर जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। इस खूनी दास्तां का सबसे काला अध्याय मंगलवार को लिखा गया था। वारदात से ठीक 24 घंटे पहले पीड़ित परिवार की महिलाएं रतनपुर थाने पहुंची थी। उन्होंने पुलिस के सामने हाथ जोड़े, जान की भीख मांगी और बताया कि सुरेश और उसके बेटे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन अफसोस, खाकी को जनता की जान से ज्यादा वीआईपी ड्यूटी प्यारी थी। पुलिस ने राज्यपाल के कार्यक्रम का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया। अब सवाल यह है कि क्या राज्यपाल की सुरक्षा एक बेकसूर बुजुर्ग महिला की जिंदगी से बड़ी थी? अगर पुलिस ने मंगलवार को ही एक्शन लिया होता तो शायद पेडरवा की आज गलियां खून से लाल नहीं होती। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, इस कत्ल की पटकथा के पीछे एक सफेद पोश चेहरा बेनकाब हुआ। पूर्व सरपंच उमेश श्रीवास, जिसने इस पूरी वारदात की स्क्रिप्ट लिखी थी। जांच में सामने आया कि सरपंच ने ही सुरेश को भड़काया और उसे उज्जैन ले जाकर कत्ल के लिए उकसाया। महाकाल की नगरी में मौत का प्लान तैयार हुआ और लौटते ही पेडरवा में खूनी तांडव शुरू हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल बाप बेटों ने थाने में सरेंडर कर दिया, मानो जैसे उन्हें कानून का कोई डर ही ना रहा हो। यहाँ आरोपी सुमित श्रीवास, नैतिक श्रीवास और एक और उसका भाई है।
इन लोगों ने शेख सलीम और चांदी खान इनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए थे और वो नहीं मिले तो उनकी मां को तलवार लगी है, उनकी डेथ हो गई है। और मेन इसमें पीड़ित पक्ष का अभी तक प्रथम दृष्टया ये है कि जो आरोपी है, आरोपी की पत्नी पर वो शक था कि जो शेख सलीम है उसके रिलेशन है। इस आधार पर वो उसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था। इसके बावजूद भी उसका बदला लेने के लिए इस तरीके से घटना कारित की गई है। आरोपियों को अरेस्ट कर दिया गया है। बाकी जो घटना स्थल पर जो जिनको चोट लगी है उनको सभी को सिम्स हॉस्पिटल भेजा गया है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। आज मुख्य आरोपी सुरेश और मास्टरमाइंड सरपंच पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पेडरवा गांव आज भी खौफ के साए में है। सिम्स अस्पताल में घायल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटा रही है ताकि कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आज हवालात ये सवाल पूछता है, क्या समाज में रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई है? क्या रतनपुर पुलिस की उस लापरवाही की कोई जवाबदेही तय होगी जिसने घर को कब्रिस्तान बना दिया? रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेंडरवा में चरित्र शंका को लेकर के चल रही पुरानी विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। यहाँ सलीम खान की हत्या के इरादे से घर में पहुंचे आरोपियों ने उनकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी और साथ ही घर में मौजूद लोगों पर भी बेरहमी से वार किया, जिससे गंभीर रूप से 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सिम्स में जारी है और सिम्स में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। इसके बाद मौके पर रतनपुर पुलिस और पुलिस अधीक्षक एसएसपी रजनेश सिंह भी पहुंचे और मौके का मुआयना किए और जांच जो है वो खुलासा हुआ है अभी कि इसका मुख्य मास्टरमाइंड ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच उमेश श्रीवास था। इसके बाद जो है चारों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। हालांकि इसके बाद मुस्लिम समाज में जो है वो अब भी नाराजगी दिखाई दे रही है। वो एसपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इन्हें फांसी होनी चाहिए। फांसी की मांग को लेकर के आज एसपी के पास वो पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है और इसके पीछे कौन कौन षड्यंत्रकारी है इसे भी जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब तक इसमें कुल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और गांव में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है ताकि तनाव की स्थिति ना बने और किसी तरह से सांप्रदायिकता का माहौल ना फैले। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि जांच किस एंगल पर जाता है और क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। कानून की नजर में ये सिर्फ महज एक क्रिमिनल केस है, लेकिन पेडरगा गांव की गलियां आज भी उस सिस्टम से ये सवाल पूछ रही है जिसने राज्यपाल की सुरक्षा को एक परिवार की जिंदगी से तोल लिया। शक ने एक घर को उजाड़ा तो लापरवाही ने एक मां की जान ले ली। कान्हा तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई भी नहीं छिप सका। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक भी रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।